हेलो गाइस, आज हम करेंगे हिस्ट्री का द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो चलिए हम पहले पीपीटी की तरफ चलते हैं। सो गाइस, एज आई प्रॉमिस्ड, आई एम हियर विद द वीडियो। सो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स मिलेगी। ये आपके सेमेस्टर 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड यस, आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ताकि आपको सारे चैप्टर के नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेटरी नोट्स आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इस वॉर को हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे वॉर्स हुए थे। हम उन वॉर्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं कहते? सबसे बड़ा चीज है कि इस वॉर में बहुत सारी कंट्रीज, जो दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्रीज है, वो सारी कंट्रीज इस वॉर में इन्वॉल्व थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो वॉर था ये आसमान, जमीन और सी तीनों जगहों पे हुआ था। और इस वॉर के लिए जो भी रिसोर्सेज या फिर इक्विपमेंट चाहिए थी, अलग अलग चीजें चाहिए थे, बंदूक, बॉम्ब, गन शॉट्स, ये सारी जो चीजें थी। ओके, आटम बॉम्ब की मैं बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल जो बंदूक, गन, डिजर्ट, ये सारी चीजें कहाँ से आती थी? ये सारी कंट्रीज से आती थी, बड़ी बड़ी कंट्रीज प्रोवाइड करती थी। और ये वॉर कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक। सो ये पूरा ओवरऑल रीजन है कि इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ द वॉर। वॉर क्यों हुई, उसका क्या रीजन था? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनलिज्म। अब आप सोच रहे होंगे कि देशभक्ति की वजह से वॉर कैसे हो सकता है। देखो, जो जर्मनी का एम्परर था जिसका नाम था केसर विल्हेम, वो चाहता था कि वो बहुत बड़ा जर्मन एम्पायर वो खड़ा करना चाहता था, जर्मनी को काफी बड़ा बनाना चाहता था। और वो खुद का भी एक अच्छा खासा रेप्यूटेशन पाना चाहता था दुनिया में, राइट। वो खुद को वो एक डिक्टेटर की तरह था। ठीक है, डिक्टेटर था। क्या करता था? लोगों को कमांड करता था, लोगों को भड़काता था, देशभक्ति के नाम पे लोगों को भड़काता था कि ये कंट्री हमारे साथ गलत कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, राइट। और उसकी वजह से लोग प्रवोक हो जाते थे और उसके बाद फिर वॉर होता था फाइनली, राइट। तो इस नेशनलिज्म को, जब पैट्रियोटिज्म पॉजिटिव सेंस में हो तो उसे हम पैट्रियोटिज्म या फिर नेशनलिज्म कहते हैं। लेकिन जब वो हद से ज्यादा गलत तरीके से यूज की जाए, मतलब उसको एक वेपन यूज करो और किसी और कंट्री को या फिर खुद के फायदे के लिए जब उसको यूज किया जाए, तो उसे मिलिटेंट नेशनलिज्म भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव पैट्रियोटिज्म। तो ये तो 2 पॉइंट आप समझ गए। अब इसके बाद क्या था? इसके बाद था कि जो बहुत सारी कंट्रीज थी, जैसे कि फ्रांस, वो फ्रांको प्रूशियन नाम के फ्रांको प्रूशियन वॉर में हार गया था, राइट। जो कि फ्रांस और प्रूशिया के बीच में हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था? जर्मनी ने उसका एक प्रोविंस जिसका नाम था अल्सैक और लोरेन, ये दोनों प्रोविंसेस जर्मनी ने हथिया लिया था। किससे हथिया लिया था? फ्रांस से। ओके, जिसकी वजह से जो फ्रेंच लोग थे, जो फ्रांस के लोग थे, वो लोगों को मतलब अब जर्मनी से बदला लेना था। उनके अंदर ये भावना आ गई थी कि हमें जर्मनी से बदला लेना है। नेक्स्ट, इटालियंस वर आल्सो डिसकंटेंटेड। उस समय इटालियंस भी खुश नहीं थे। इसके बाद अनसेटिस्फाइड नेशनल स्पिरिट ऑफ बाल्कन स्टेट, सर्बिया, बुल्गारिया, ऑफ पोलैंड, ओके, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सारी कंट्रीज में भी उस समय नेशनलिस्टिक फीलिंग पीक पे थी। यानी कि हमें अपने कंट्री का एम्पायर बड़ा करना है, बाकी कंट्रीज को हम कैसे भी करके हटाएं, मतलब खुद के फायदे के लिए बाकी लोगों को हार्म पहुंचाए, राइट। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ यूरोप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या था? कि यूरोप दो पार्ट्स में, दो कैंप्स में डिवाइड हो गया था। जो फर्स्ट पार्ट था उसे कहते हैं ट्रिपल अलायंस, और जो सेकेंड पार्ट है उसे कहते हैं ट्रिपल एंटिटी। अब ट्रिपल अलायंस का मतलब क्या है? तीन कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, या तीन कंट्रीज के बीच में अलायंस। और एंटिटी का भी मतलब वही होता। ओके, तो ट्रिपल अलायंस में कौन कौन सी कंट्रीज थी? जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया हंगरी थी, इटली और टर्की थी, राइट। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 4 कंट्रीज है लेकिन यहाँ पे ट्रिपल लिखा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये दोनों कंट्रीज ने पैक्ट साइन किया था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। और कुछ टाइम बाद इटली ने भी उस पैक्ट में खुद को इन्वॉल्व कर लिया था, या फिर उस पैक्ट में वो भी आ गया था। इसकी वजह से इसे ट्रिपल अलायंस कहते हैं। और बाद में फिर टर्की भी इन्वॉल्व हो गया था। ओके, तो ट्रिपल एंटिटी में कौन सी कंट्रीज है? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, ये तीनों कंट्रीज थी। तो ये दोनों कंट्रीज, ये दो जो कैंप्स था या फिर ये दो जो ग्रुप्स था, जो ग्रुप बन गया था, यूरोप में 2 ग्रुप्स बन गए थे।
इन दोनों के बीच में एनिमिटी या फिर राइवलरी इन द सेंस कि दोनों के बीच में जो भेदभावना या फिर लड़ाई चल रही थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, राइट, इसके वजह से ये वॉर हुआ। ये मेजर रीजन था इस वॉर को होने का। नेक्स्ट, इंपीरियलिज्म, इसे हम रेस फॉर कॉलोनीज भी कहते हैं, यानी कि उस समय ये ट्रेंड था, जैसा भी ट्रेंड चलता है ना इंस्टाग्राम रील्स, सो उस समय ये ट्रेंड था कि जो कंट्रीज थी, बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज, वो अपने से छोटी कंट्रीज के ऊपर क्या करती थी, उसको अपने अंडर में, उसको अपने कंट्रोल में कर लेती थी, और उसका लैंड, उसकी फाइनेंशियल, जो भी उसके पास फाइनेंशियल गुड्स है, सब कुछ को अपने कंट्रोल में करके उसके ऊपर कंट्रोल जमाती थी। जैसे कि ब्रिटेन ने किया था इंडिया के साथ। इंडिया को क्या बनाया था, अपनी कॉलोनी बना ली थी। इंडिया से वो सारी रॉ मटेरियल, सारे गुड्स, जो भी चीजें चाहिए थी, इंडिया से लेकर जाते थे और इंडियंस को मजदूर की तरह, स्लेव की तरह काम कराते थे। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंपीरियलिज्म, राइट। और फिर जो कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर मतलब दूसरे कंट्री को जो अपने अंडर में रखती है, ठीक है, जो पावरफुल कंट्री है, उसे कहते हैं इंपीरियल कंट्री। और जो छोटी छोटी कंट्रीज या फिर जो कमजोर कंट्री है, जिसके ऊपर पावरफुल कंट्री ने अपना पावर जमाया है, राइट, उन्हें कहते थे, हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉलोनीज। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस हैज ऑक्यूपाइड मेनी रीजन्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। ओके, सो ब्रिटेन और फ्रांस बहुत सारी उन्होंने बहुत सारे रीजन्स पे, दैट मीन्स अफ्रीका और एशिया में बहुत सारे पार्ट्स में उन्होंने अपनी कॉलोनीज जमा कर ली थी, या फिर बहुत सारे पार्ट्स को अपनी कॉलोनी बना ली थी। ओके, बहुत सारे रीजन्स को, बहुत सारे कंट्रीज को, बहुत सारे जगहों को। लेकिन जब जर्मनी कॉलोनी बनाने के लिए इन्वॉल्व होता है, दैट मीन जर्मनी, जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन ने तो बहुत सारी कॉलोनीज बनाई, तो जर्मनी भी चाहता था कि मैं भी कॉलोनीज बनाऊं। ओके, तो जब जर्मनी इस चीज में आया, इस इंपीरियलिज्म के ट्रेंड में आया, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने ये अग्रीमेंट किया, ये सीक्रेट प्लानिंग की कि ब्रिटेन क्या करेगा, ब्रिटेन इजिप्ट को संभालेगा, इजिप्ट को कंट्रोल करेगा, और फ्रांस किसको कंट्रोल करेगा, मोरक्को कंट्रोल करेगा, मोरक्को नाम के जगह को कंट्रोल करेगा। आपने पढ़ाई होगा आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ओके, बट फ्रेंच क्लेम टू अपोज बाय जर्मनी। लेकिन फिर क्या होता है, ओके, एक सेकेंड, लेकिन जो फ्रांस था वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि वो टेक ओवर कर ले, किसको, मोरक्को को। लेकिन जर्मनी ने अपोज कर दिया, जर्मनी ने क्या किया, मना कर दिया। जर्मनी ने कहा कि सारे कंट्रीज का ये हक है कि वो मोरक्को के साथ ट्रेडिंग कर सके, इस जगह के साथ ट्रेडिंग कर सके, बाकी कंट्रीज का भी इक्वल हक है। ओके, जिसके वजह से क्या हुआ, दोनों के बीच में वॉर का सिचुएशन हो गया, राइट, ठीक है। इंटीमेंट का मतलब होता है यहाँ पे जो इमिनेंट है, इसका मतलब कि होने वाला था, लेकिन बिकॉज ऑफ अमेरिका नहीं हो पाया, और फिर बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन भी थी जिसकी वजह से सिचुएशन वर्स हो गई और फाइनली वॉर हो गया। तो इतना काफ़ी आपके लिए, आपका अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इतना इसको एलाबोरेट करके अच्छे से लिख सकते हो। इतना पॉइंट्स आपको पता ही होगा कि इसमें क्या क्या अब लिखना है। नेक्स्ट, साराजेवो क्राइसिस। ओके, तो ये इमीडिएट कॉज था। इमीडिएट कॉज मतलब सबसे ज्यादा मतलब ट्रिगर किया, इसने ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ट्रिगर किया, इसके वजह से ही हुआ, जो मेन कॉज था, असली रीजन, ओके, जिसकी वजह से ये वॉर हो गई। तो क्या हुआ था ना, 28 जून 1914 को आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड, जो कि ऑस्ट्रिया के क्राउन प्रिंस थे, उनको और उनकी वाइफ को मर्डर का, मतलब असैसिनेशन और मर्डर का डिफरेंस आपको पता होगा। असैसिनेशन मतलब प्लान्ड मर्डर, प्लानिंग करने के बाद किसी को मार देना, और मर्डर मतलब किसी का जाके खून कर देना। ओके, विदाउट प्लानिंग उसे हम कहते हैं मर्डर, और जब कोई प्लानिंग के साथ की जाती है तो उसे कहते हैं असैसिनेशन। तो साराजेवो में इन दोनों का मर्डर हो गया, क्राउन प्रिंस और उनकी वाइफ का। ओके, अब कहाँ हुआ था, साराजेवो में, जो कि बोस्निया का कैपिटल है, और बोस्निया सर्बियन थी, ओके, एंसेस्ट्री से। जो बोस्निया में जो लोग रहते थे वो सर्बिया के बिलोंगिंग थे, उनके पूर्वज सर्बिया के उनके जो पूर्वज थे वो सर्बिया के थे। ओके, तो जो असैसिन था, जिसने मर्डर किया था या फिर जिसने मारा था, उसका नाम था गैव्रिलो प्रिंसेप, जो कि 19 साल का बोस्नियन था, जो कि पहला रिवॉल्यूशनरी स्टूडेंट था। फाइन, तो जो सर्बिया थी, ओके, सर्बिया को ब्लेम किया जा रहा था, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को ब्लेम किया
कि सर्बिया ने ही रॉ मटेरियल्स और बाकी चीज़ें जो गन है सब चीज़ें किसने प्रोवाइड की है, सर्बिया ने ही प्रोवाइड की है, सर्बिया का ही इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ओके, और फिर ऑस्ट्रिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया ने एक अल्टीमेटम भेजा सर्बिया को। उसमें क्या कहा, उसमें कहा कि आपको सारे क्रिमिनल्स को पकड़ना होगा और उन्हें क्या करना होगा, उन्हें हमें हैंड ओवर करना होगा, ऑस्ट्रियन सरकार को आपको उन्हें देना पड़ेगा। और फिर वो उसमें ये भी लिखा हुआ था कि आपको सारे नॉन ऑस्ट्रियन स्कूल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑस्ट्रिया की नहीं है उन सारे स्कूल्स को बंद करवाना होगा और सारे ऐसे मूवमेंट्स को भी रोकना पड़ेगा जो कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ है, सारे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स को रोकना पड़ेगा। ओके, तो इसके वजह से सर्बियन गवर्नमेंट को बहुत बुरा लगा, उन्हें ऐसा लगा कि उनके मतलब जो उनका सोवेनिटी है, सोवेनिटी क्या होता है, उनका हक कि वो खुद को गवर्न करे। ओके, मतलब कि कोई जगह है, कोई एम्पायर है, अब उसका रूलर सोवेनिटी के हिसाब से क्या होगा कि वो खुद को रूल कर सकता है, मतलब कि उसके पास ये पावर है कि अपने लोगों को वो खुद रूल करे, कोई और उस पर रूल ना करे। ओके, तो फिर सर्बियन गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि शायद मतलब ये जो अल्टीमेटम थी, इसकी जो डिमांड्स थी वो उनकी इस राइट को वायलेट कर रही है। ओके, इसकी वजह से उन्होंने कुछ डिमांड्स नहीं मानी और फाइनली ये मेजर रीजन बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। इसके बाद फिर वॉर का क्या रिजल्ट हुआ, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इसमें आपको बस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ही पढ़ना है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिजल्टेड इनटू लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंड एज अ रिजल्ट 5 मेन ट्रीटीज वर साइंड। ओके, 5 पीस ट्रीटीज, ट्रीटीज क्या होती है, ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसके थ्रू दुनिया में शांति बनाई जा सके, जो कि कंट्रीज साइन करते हैं एक दूसरे के बीच में, शांति का अग्रीमेंट। ओके, सो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है उसमें से एक, और आपको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ही पढ़ना है। सो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कब साइन हुई थी, 28 जून को साइन हुई थी 1919 में। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आता है। ओके, वर्साइल्स में साइन हुई थी, यानी कि फ्रांस में साइन हुई थी। ये जो अग्रीमेंट थी ये किसके किसके बीच में साइन हुई थी, ये साइन हुई थी जर्मनी के बीच में, जर्मनी ने साइन किया था इस अग्रीमेंट को। ओके, अब क्यों ये ट्रीटी साइन हुई थी, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जर्मनी को सारे इस पूरे वॉर का दोषी ठहराया गया था। दैट मीन जितने भी अलाइज थे या फिर जो बाकी नेशंस थे, पावरफुल नेशन जो कि वॉर जीत जाते हैं, उन्होंने कहा कि जर्मनी नहीं, ये वॉर जर्मनी ही कल्प्रिट है इस वॉर का। इसके वजह से बहुत सारी चार्जेस, बहुत सारी चीज़ें जर्मनी पे लगी, बहुत सारा पेमेंट, हेवी पेमेंट भी उसे करना पड़ा। ओके, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। अब इस ट्रीटी को किसने किसने फ्रेम किया था, ओके, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन आंसर में। लिलॉयड जॉर्ज जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, वुडरो विल्सन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे, एम क्लेमेंको जो कि फ्रेंच प्रीमियर थे, और वी ऑर्लैंडो ऑफ इटली, इन लोगों ने इस ट्रीटी को फ्रेम किया था, तो इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट, अब टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ओके, स्पेलिंग रॉन्ग है, LLES होता है, कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि देखो, अब जो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी, इसके टर्म्स क्या थे या फिर इसका प्रोविजन था, ये क्या क्या चीजें इम्पोज कर रहा था, इसके थ्रू क्या क्या चीजें होनी थी। सबसे पहले तो वॉर इंडेमनिटी। ओके, Germany had to pay a heavy war indemnity of about $33 billion. ओके, क्यों, क्योंकि जर्मनी को इस वॉर का कल्प्रिट ठहराया गया। ओके, ये सारी चीजें जो वॉर हुआ, लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी हुआ, ये सबका दोषी किसे ठहराया गया, जर्मनी को। ओके, और जर्मनी को बहुत सारे प्लेसेस भी खाली करने पड़े, बहुत सारे कंट्रीज को भी छोड़ना पड़ा जो कि उसने वॉर में हथियाया था, वॉर पे वॉर के टाइम में जो जो उसने कैप्चर किया था, और उसे $33 बिलियन पेमेंट करना पड़ा, बिकॉज उससे ही इस वॉर का उसे मतलब ठहराया गया, जर्मनी को कहा गया कि जर्मनी ने ही इस वॉर को किया है। तो बहुत सारे कंट्रीज जो भी इन्वॉल्व थे उनको बहुत लॉस हुआ, उनके बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे कंट्रीज के जो पॉपुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कम हो गई, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, बहुत कुछ लॉस हुआ, तो उसकी वजह से जर्मनी को इतना हेवी पेमेंट करना पड़ा। इसके बाद राइन वैली। ओके, सो द एरिया ऑफ द राइन वैली वाज टू बी डीमिलिटराइज्ड, दैट मीन्स वहाँ पे जर्मनी के अंडर में थी, तो उस जगह को जर्मनी को खाली करना पड़ा, और उसके आसपास में जहाँ पे भी जर्मनी ने
फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फोर्टिफिकेशन मतलब फोर्ट्स या फिर ऐसी जगहें बनाई गई हो जिसमें आप आपकी मिलिट्री फोर्सेस या फिर आप किसी वॉर से बचने के लिए आप जो जगह बनाते हो उसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ओके, सो राइन वैली के इधर उधर लेफ्ट और राइट साइड, लेफ्ट और राइट बैंक में जर्मनी ने काफ़ी फोर्टिफिकेशंस बनाई थी, तो वो सारी फोर्टिफिकेशंस को डिस्ट्रॉय करवा दिया गया और प्लस अब जर्मनी वहाँ पे और कोई फोर्टिफिकेशन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती थी या फिर और कोई फोर्टिफिकेशन मेंटेन नहीं कर सकती थी। और 15 सालों के लिए जर्मनी का वेस्ट जो राइन के वेस्ट में है जो टेरिटरी, ठीक है, अब राइन के वेस्ट में क्यों उसको कैप्चर कर लिया? ताकि जर्मनी के लोग अगर उस टेरिटरी के पास नहीं रहेंगे, मतलब राइन के पास नहीं रहेंगे, तो डेफिनेटली वो लोग राइन को वापस से कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो 15 सालों के लिए जर्मनी की वेस्ट टेरिटरी, ओके, राइन से जो वेस्ट में टेरिटरी थी जर्मनी की, उसे कैप्चर कर लिया गया। नेक्स्ट है अल्साक और लोरेन। फ्रांस गॉट बैक अल्साक और लोरेन, जिसके लिए वो सीरियसली काफ़ी ज़्यादा रिवेंजफुल था। उसे वापस अपनी टेरिटरी मिल गई जो कि उसने फ्रांको प्रूशियन वॉर में हारा था, जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा। और उसे फुल ओनरशिप मिल गई कोल माइंस की, जो कि सार बेसिन में है 15 सालों के लिए, बिकॉज उसकी बहुत सारी कोल माइंस डिस्ट्रॉय हो गई थी वॉर के ड्यूरिंग। यूपेन एंड मालमेडे, सो जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा, यूपेन और मालमेडे बेल्जियम को देना पड़ा वापस। Independence of Poland, the newly created state of Poland got back all the territories she had lost in the war. So जो territories Poland ने खोया था सब कुछ वापस मिल गई। To provide Poland with a port, the German city of Danzig was internationalized. That means जो German city था Danzig, okay, उसे इंटरनेशनलाइज कर दिया, यानी कि वहाँ पे सारी कंट्रीज वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकती थी, ओके, ताकि पोलैंड को एक पोर्ट मिले वहाँ से ट्रेडिंग पॉसिबल हो। ओके, सो ट्रेडिंग जो इस सिटी से डांजिंग के थ्रू जो ट्रेडिंग हो रही थी उसके वजह से पोलैंड को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। नेक्स्ट है जर्मनी लॉस्ट ऑल हर ओवरसीज पोजेशंस एंड कॉलोनीज। सो जो कुछ भी जर्मनी ने कमाया था, इन द सेंस जो कुछ भी उसने कैप्चर किया था सब कुछ उसे वापस देना पड़ा, सब कुछ वो खो दिया उसने। जैसे कि कैमरून और टोगोलैंड, उसे पार्टीशन कर दिया गया ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, और जर्मन ईस्ट अफ्रीका को भी शेयर कर लिया गया ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच में। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्यूचर अग्रेशन जर्मनीज मिलिट्री स्ट्रेंथ वाज क्रिपल्ड। उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, जो उसके आर्मी में जो लोग होंगे उसे बस 1 लाख सोल्जर्स, ओके, और फिर 15,000 मैन, नेवी में 36 शिप्स बस वो रख सकता है। आर्म फोर्स आई मीन एयर फोर्स बिल्कुल भी नहीं अलाउड था, और ना ही सबमरीन्स। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे जर्मनी पे, ताकि वो कोई फ्यूचर वॉर ना ताकि उसके थ्रू कोई फ्यूचर अग्रेशन या फिर कोई फ्यूचर वॉर ना हो। नेक्स्ट इज सेलेस्विक। सो फॉर द फेट ऑफ सेलेस्विक, दैट मीन जो सेलेस्विक था उसको किसे दिया जाएगा, इसके लिए वोटिंग की गई, और जो नदन जोन था उसने वोट किया डेनमार्क के लिए। दैट मीन्स डेनमार्क में ही सेलेस्विक को ऐड कर देना चाहिए, एंड जो सेंट्रल जोन था उसने जर्मनी के लिए वोट किया। नेक्स्ट इज पैक्ट ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशंस वाज एडेड टू द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। सो ये जो पैक्ट था, ये जो पैक्ट था इसके बारे में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में ऐड कर दिया गया कि एक लीग ऑफ नेशंस होना चाहिए, जितने भी नेशंस है उनका लीग होना चाहिए, उनका ग्रुप होना चाहिए, ताकि दुनिया में शांति बनाए रखी जा सके। लास्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ कोल। सो जर्मनी हैड टू सप्लाई ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कोल टू फ्रांस, इटली एंड बेल्जियम फॉर 10 सालों के लिए, ठीक है, 10 सालों के लिए उसे बहुत हैवी अमाउंट में कोल सप्लाई करना था फ्रांस को, इटली को और बेल्जियम को। सो गाइज इतना ही था आपके सिलेबस में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स, जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन लाइक, आप पीछे का जो पेजेस है जो भी हमने किया अभी नोट्स, राइट, उतना का आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उन नोट्स को आप लिखो। इट विल बी वेरी गुड फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको एग्जाम में रिकैप करने में बहुत हेल्प मिलेगा, बिलीव मी, आपको बार बार बुक पलटना नहीं पड़ेगा। एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ताकि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। और येस, मैंने टेलीग्राम चैनल में आपको कमेंट करने का भी ऑप्शन एनेबल कर दिया है, सो यू कैन चेक इट आउट ओवर देयर। थैंक यू सो मच। You will be shared with the further notifications in the community tab for further chapters explanation. Till then, keep practicing, keep learning. All the best. Thank you so much.